नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों मोदी सरकार के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश को नफरत दी है, नफरत के बीज बांटा है। आखिरकार क्यों दोस्तों चिराग पासवान को पड़ा भारी। अब पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन लड़वाएगा हाजीपुर से। जी हाँ, बड़ी खेला करने वाला है इंडिया गठबंधन। क्यों आखिरकार दोस्तों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने कर ली अखिलेश से डील, और कैसे पप्पू यादव बोले कि फिलहाल CAA के नाम पर देश को बांट रही है बीजेपी। राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना ही हमारा मकसद। कैसे केजरीवाल ने ईडी को ही भिजवा दिया नोटिस। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें हैं। राहुल गांधी बोले देश में नफरत बांट रही है बीजेपी, देश में एक दूसरे को लड़ाकर सिर्फ अपने वोट बैंक को तैयार करती है। असल मुद्दों से भटकाने के लिए देश में सांप्रदायिकता और तनाव पेश किए जा रहा है। दरअसल दोस्तों सब देख रहे हैं कि देश में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं दोस्तों जिससे कि हिंदू मुसलमान हो जाए, और ऐसी चीज़ें करवाने वाले लोग कौन है ये आप अच्छे से जान रहे हैं। क्योंकि जब भी चुनाव आने लगता है तो बीजेपी का सिर्फ एक ही हथियार होता है दोस्तों, और वो होती है नफरतबाजी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जनता बीजेपी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी चुनाव से पहले कि वो हिंदू मुसलमान का माहौल बना दे, ताकि दोस्तों बीजेपी को एक तरफा वोट मिलना शुरू हो जाए। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, देश की जनता को पता लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। जिस बीजेपी के राज में दोस्तों आप समझिए 3-3 बच्चों का मर्डर हो जाता है, तो वो कहाँ से सुरक्षित है वो राज्य। ये सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए बीजेपी जमकर घिरी हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 100 गुना भारी पड़े अरविंद केजरीवाल, ईडी को ही भिजवा दिया समन। दरअसल आपको बता दें चले, अब तक अरविंद केजरीवाल को 8 समन ईडी भेज चुका था, और उसके बाद ये नवा यानी कि 9वां समन था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल 9वें समन पर भी नहीं गए। दरअसल आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुँच गए, जिसके बाद केजरीवाल ने उल्टा ईडी को ही नोटिस भिजवा दिया। आपको बता दें हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, उसके बाद भी ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। अभी हाल ही में केजरीवाल को बेल मिली, और उसके बावजूद भी अब केजरीवाल को ईडी बुलाई जा रही है। दरअसल आपको बताते चलें, अब केजरीवाल ने कहा है कि फ़िलहाल जो केजरीवाल के वकील हैं मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मनु सिंघवी ने कहा है कि केजरीवाल को वहां आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की कोशिश की जा रही है, और ये गलत है। मनु सिंघवी ने कहा कि फ़िलहाल ईडी के सवालों का जवाब देने में अरविंद केजरीवाल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं करेगी ईडी। अब आपको बता दें कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर उनसे सवाल पूछा है कि आखिरकार जब ये मामला कोर्ट में आ गया है अभी, तो आप लोग बार बार केजरीवाल को नोटिस क्यों भेज रहे हैं, और क्या पूछताछ करनी है, तमाम चीज़ें पूछी गई हैं उस याचिका में। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अब पप्पू यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। कहा बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने के लिए CAA को लाई है। उन्होंने कहा कि यह कानून देश में पहले से ही है, लेकिन CAA के नाम पर बीजेपी लोगों को गुमराह कर उनको भड़का रही है। दरअसल आपको बता दें चले, पप्पू यादव का कहना है कि सरकार के पास ये कानून पहले से है कि उसको किसको नागरिकता देना और किसको नहीं देना। और अगर दोस्तों देखा जाए तो पप्पू यादव सही भी कह रहे हैं, ऐसा कानून सरकार के पास है भी। जैसे अदनान समी जो पाकिस्तान के, उनको वो दे दी थी नागरिकता यहाँ की। तमाम और बड़े बड़े एक्टर हैं जिनको यहाँ की नागरिकता मिल चुकी है। तो सवाल यही है दोस्तों, कानून था, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसमें एक एंटी मुस्लिम विरोधी चीज़ लाई, जिसमें उसने ये ऐलान किया कि वो किसी भी हाल में मुस्लिमों को CAA की वो नहीं देगी, वो जो है यहाँ पर उसको ख़ास कर जो वो मिलता है दोस्तों फ्रीडम। तो इसी को लेकर बवाल मचा, और पप्पू यादव ने साफ कहा कि फ़िलहाल ये सब कुछ बीजेपी देश के मुद्दों से भटकाने के लिए कर रही है। जो कानून देश में पहले से है उसको लाया जा रहा है, और एंटी मुस्लिम करके लाया जा रहा है, ताकि लोगों को दोस्तों इधर उधर दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाए और चुनाव को जीत लिया जाए। पप्पू यादव ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, राहुल गांधी को PM बनाना, और वो हम बनाकर रहेंगे। दरअसल आपको बता दें पप्पू यादव भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए, और अब वो भी जो है यहाँ पर दोस्तों साथ देते हुए नज़र आएंगे जो है इंडिया गठबंधन का। ऐसा में साफ दिखाई दे रहा है कि अब पप्पू यादव ने
हाथ से हाथ मिला लिया, यानी कि नीतीश लालू के साथ आ चुके, सॉरी लालू तेजस्वी के साथ आ चुके हैं पप्पू यादव, और ऐसे में अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने भी बदायूं कांड पर बीजेपी को घेरा। दरअसल दोस्तों आपको पता ही होगा, साजिद और जावेद नाम के व्यक्ति ने मिलकर बेचारे 3 मासूम बच्चों को मार दिया। देखिए दोस्तों, किसी भी धर्म का इंसान हो, कोई भी हो, लेकिन दोस्तों एक छोटे छोटे, आप समझिए, अगर उसमें कोई बड़ी दुश्मनी भी हो, अभी हमें नहीं पता किस वजह से ये हुआ है, लेकिन जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें तो यही पता चल रहा है कि बिना किसी वजह के मारा गया। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि कोई वजह तो ज़रूर होगी दोस्तों, लेकिन सवाल वजह है या नहीं ये नहीं है दोस्तों। बच्चे दोस्तों आप समझिए कितने मासूम होते हैं, और इंसान तो एक जानवर को भी काटने में सोचता है, लेकिन जावेद और साजिद ने मिलकर 3 लोगों को मार दिया, उसका गला रेत कर, वो भी 3 छोटे बच्चे थे दोस्तों। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, माँ पे क्या गुजर रही होगी इस बात का अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते। और हमने पहले भी कहा है दोस्तों, जो भी जुर्म करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो दोस्तों किसी भी धर्म किसी भी समाज का हो। ऐसे राक्षसों को इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है, जो लोग मासूम बच्चे तक के गले पर उस तरह फेर कर उनको मार दें। इसके जो, हालांकि एक जो है जिसने ये सब कुछ किया था उसका इनकाउंटर होगा, और बहुत अच्छा हुआ मैं तो कहता हूँ, लेकिन जो दूसरा है वो फ़रार है। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं उठता है, आप ये समझिए ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। अखिलेश यादव ने एक बात बहुत अच्छी की है दोस्तों, कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव में दोस्तों नफ़रत तो फैलाना ही है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि फ़िलहाल दंगा फसाद सांप्रदायिक तत्वों को खड़ा कर कर चुनाव जीतना चाहती है भाजपा, और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को वो खुद अंजाम दिलवा रही है, जिलों में सांप्रदायिकता तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की आज की घटना है। भाजपा जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही भाजपा का आखिरी हथियार बची है। भाजपा के इशारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं, और भाजपा के इशारे पर ही वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। दरअसल दोस्तों हम ये मानते हैं कि उन 3 मासूम बच्चों को दोस्तों कोई जानवर ही मार सकता है, क्योंकि आप समझिए इंसान के बस की तो ये बात है ही नहीं कि वो बच्चों के गले पर उस तरह फेर दे, वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चे थे वो। लेकिन दोस्तों आप समझिए, ये उस तरह जो 3 लोगों के गले पर उस साजिद ने फेरा, इसका असल जिम्मेदार कौन है दोस्तों? क्या आज पूरे देश में बीजेपी ने नफरत नहीं फैला दी है? क्या आज दोस्तों पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया गया है? इतना घोल दिया गया है दोस्तों कि लोग बीजेपी से आज भी नहीं डरते हैं। आप समझिए, बीजेपी अपनी वो तो दिखाती है धांस, लेकिन कोई नहीं डरता। इस तरीके के कांड, बड़ी बड़ी हत्याएं हो जाती हैं और बीजेपी की सरकार सोती रहती है। अब आप समझिए, क्या ये अभी भी आप कहेंगे कि ये हिंदू भाइयों की रक्षा कर रहा है? कहाँ से कर रहा है? हमारे 3 छोटे जो हिंदू भाई बहन थे, उनके बेचारे 3 छोटे बच्चों को मार दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है योगी सरकार दोस्तों, उसकी पोल खुल चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। दरअसल दोस्तों मुझे तो पूरा यकीन है कि चुनाव आयोग कुंभकर्ण है। इसलिए कुंभकर्ण है क्योंकि जब बीजेपी नींद की गोली दे देती है तो चुनाव आयोग भला कैसे उठेगा? हाँ, अगर यही काम विपक्ष करेगा तो चुनाव आयोग फौरन एक्टिव हो जाएगा। दरअसल आपने देखा कि पिछले 3 दिन के अंदर ही बीजेपी के 4 लोगों ने दोस्तों आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। पहली बीजेपी की नेता जो कहती हैं कि जो तमिलनाडु के लोग हैं वो यहाँ पर आकर, यानी कि बेंगलुरु में आकर ब्लास्ट करके जाते हैं, और वो पूरे तमिलनाडु को इस बम का जिम्मेदार ठहराती हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी तमिलनाडु के इंसान ने बाई चांस बम यहाँ आकर रखा भी है, जबकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि किसने फोड़ा है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अगर तमिलनाडु का कोई इंसान था भी, तो क्या आप उसकी वजह से पूरे तमिलनाडु को गुनहगार ठहराओगी? ऐसे तो भाजपा के कई नेता जो है रेपिस्ट हैं, तो क्या हम पूरी भाजपा को रेपिस्ट कहने लगे? चलिए दूसरे पे आते हैं, हेमंत विश्वकर्मा का आचार संहिता का उल्लंघन। हेमंत विश्वकर्मा कहते हैं कि कांग्रेस का कोई भी विधायक जीते, मैं उसको अपनी पार्टी में लेकर आऊँगा, जीते हुए विधायक को, और खुद अपने हाथों से बीजेपी ज्वाइन कराऊंगा।
आप समझिए खुलेआम खरीद फरोख्त की बात हो रही है। जाहिर सी बात है, या तो उनको सीबीआई ईडी से डरा कर लाया जाता है या फिर पैसों के बल पर लाया जाता है। तीसरा, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बयान को दोस्तों नारी शक्ति की तो उन्होंने बात ही नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां, जिसके बल पर बीजेपी अब तक सत्ता में है। यानी कि दोस्तों बुरी शक्ति पैसा धन बल की बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको महिला शक्ति पर घुमा दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने चुनाव का तारीखों का ऐलान होने के बाद भी दोस्तों वायुसेना का विमान का यूज़ किया और वो उसमें बैठकर चलेगा। क्यों भाई, वायुसेना का विमान आपके लिए है क्या? आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हो जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और आप उसमें बैठकर जा रहा हो? मतलब आप पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा हो अभी फ़िलहाल, क्योंकि पीएम पद आपके पास ही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अभी हुए नहीं है। पर आचार संहिता का उल्लंघन होगा, क्योंकि दोस्तों सरकारी संपत्तियों को यूज़ करना मना होता है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, लेकिन प्रधानमंत्री ने वायुसेना का प्लेन यूज़ किया और उसमें बैठ कर गए। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस बार बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के सारे पत्ते हुए तैयार। मजबूती से कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। दरअसल दोस्तों, अगर हम सारे आंकड़ों को बिठा लें और सारे आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के पर खच्चे उड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज होती हुई नजर आएगी। अब की बार आपको पता चल जाएगा लोकसभा में कैसे खेल होगा। ये बात सच है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी ने जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उस वक्त बीजेपी काफ़ी ज़ोरों शोरों से दिख रही थी और बहुत हाई भी लग रही थी, लेकिन कभी भी वो इंडिया गठबंधन से आगे नहीं थी। ये बात ज़रूर था कि वो मजबूत थी। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी को एक बड़ा झटका इसलिए लग गया है कि अब बीजेपी बहुत पीछे आ गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी का जो अभी केश कांड खुला है, जिसमें पूरे देश ने देखा, पूरे देश की जनता ने देखा कि एसबीआई को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कैसे चुनावी बॉन्ड का काला धंधा बीजेपी का सामने आ गया। इसको लेकर दोस्तों जाहिर सी बात है वोटरों का मन बदल गया है। कई वोटर्स ये समझ चुके हैं कि बीजेपी ही देश का पैसा अंदर कर रही है, और वो पैसा किसकी जेबों में जा रहा है ये आपसे छुपा नहीं है। कई लोग, कई नेता ऐसे हैं, कई बीजेपी के लोग ऐसे हैं जिनकी जेबों में ये पैसा जा रहा है दोस्तों, और वो खुलेआम उस पैसे का यूज़ भी कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूँगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को बदलकर अपने हिसाब से उसको चलाना चाहती है। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, इस बार देश की जनता उसको माफ़ नहीं करने वाली है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी कहा और फिर कहेंगे कि आज देश की जो संपत्तियां हैं, तमाम संपत्तियां उनको ख़राब किया जा रहा है। अडानी अंबानी को सौंपकर देश को कंगाल करने पर तुली है मोदी सरकार। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को क्या CAA पर भी लगने वाला है बड़ा झटका। क्या CGI DY चंद्रचूड़ देंगे ऐसा फैसला जिससे हिल जाएगी बीजेपी की साख? दरअसल आपको बताते चले, अभी हाल ही में CAA की सुनवाई हुई थी, जिस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि फ़िलहाल CAA पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जिसको भी पाकिस्तानियों को या किसी को भी नागरिकता दे दी गई तो फिर वापस नहीं ली जा सकेगी। इसी के ऊपर CGI ने कहा था मैं हूं ना। आपको बताते चलें, जूनियर DY चंद्रचूड़ के बेटे का भी एक जूनियर जो है यहाँ पर का वीडियो वायरल है, जो चंद्रचूड़ के बेटे हैं उनका भी एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि CAA देश के कॉन्ट्रीब्यूशन के ख़िलाफ़ है, यानी कि देश के संविधान के ख़िलाफ़ है। ऐसे में आपको बताते चलें, अब उनका भी वीडियो वायरल इसलिए भी है क्योंकि शायद इस पर DY चंद्रचूड़ एक बड़ा फ़ैसला सुना सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों तमाम विदेशी मीडिया ने भी इसको मुस्लिम विरोधी कानून बताया है, एंटी मुस्लिम बताया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म के आधार पर कानून बनाया गया है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ऐसी चीज़ों को प्रावधान नहीं दिया जो धर्म के आधार पर हो। सिर्फ उन्होंने एक धर्म जैसी ही हर सबको अपना जीने का अधिकार दिया। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर आग बबूला हो उठे दोस्तों, जो है यहाँ पर
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और खड़गे ने दोस्तों अपनी गारंटियां देकर कहा कि 10 साल में जनता को कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारी ये 25 गारंटियां इस देश की किस्मत बदल देंगी, हर उस महिला की किस्मत बदलेंगी, हर उस युवा की जिसको नौकरी चाहिए और दोस्तों जो चाहता है कि देश में सच में रोजगार जैसी चीज़ें आएँ। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी 5 गारंटियां समेत घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हर महिला को दोस्तों जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए साल मिलेगा, गरीब महिलाओं को मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, मिलेगा मतलब मिलेगा। मतलब ये मोदी सरकार के वादे की तरह नहीं है कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे और फिर आए नहीं। ये होना है तो होना है। यही नहीं, हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए दोस्तों हर साल की मतलब पढ़ाई के अंत में उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यही नहीं, राहुल गांधी ने वादा किया है कि वो पेपर लीक पर एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे कि लोगों की रूह कांप जाएगी। कोई पेपर लीक करने से पहले दोस्तों 1000 बार सोचेगा, और बल्कि पेपर लीक होगा ही नहीं। इधर राहुल गांधी ने यह भी वादा किया है कि फिलहाल पहले ही कैबिनेट में 30 लाख जो पद खाली पड़े हुए हैं उस पर हम नौकरियां भर्ती करेंगे, नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में अग्निवीर योजना लाए हैं उसको हटाकर हम वापस से वही करेंगे जो देश की फौज थी दोस्तों। और जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो ये चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की नीतियाँ सिर्फ देश के विरुद्ध जा रही हैं और कुछ नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, तमिलनाडु के लोगों ने खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले अब बीजेपी में भगदड़ मच गई है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की नेता ने पूरे तमिलनाडु को जिम्मेदार ठहरा दिया बम विस्फोट का जो बेंगलुरु में हुआ था कैफ़े में। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चले अब बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में जाकर एक दिन पहले ही वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि तमिलनाडु से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी की नेता ने उनका खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुलेआम कहा कि फ़िलहाल तमिलनाडु के लोग हमारे यहाँ पर आकर बम फोड़ रहे हैं, जिसको के स्टालिन ने बहुत ही दुखद बताया है और कहा है कि फ़िलहाल ये बहुत ही दुख की बात है कि बीजेपी के नेता खुलेआम तमिलनाडु को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नेत्री का ये बयान बहुत ही शेमलेस है और जिस तरीके की भाषा का उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई एक मान लीजिए, जबकि अभी तक एनआई ने दोस्तों ये साबित नहीं किया है कि तमिलनाडु के ही लोग थे वो जिन्होंने बम विस्फोट किया, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा साबित हो भी जाता है तो भी क्या आप एक इंसान की वजह से पूरे के पूरे राज्य को जिम्मेदार ठहराएंगी कि हाँ तमिलनाडु के लोग ही जो है वो हैं जो बम विस्फोट करते फिरते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। बीजेपी के कई नेता आए दिन रेपिस्ट निकलते हैं, तो फिर ऐसे तो पूरी बीजेपी रेपिस्टों की पार्टी हुई दोस्तों, अगर ऐसा हो तो, है ना। पर ऐसा तो नहीं है कि हम सबको तो रेपिस्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिसने किया है वही गुनहगार है। इसीलिए दोस्तों जिसने बम, अगर बाई चांस ऐसा हुआ भी है तो जिसने करा है वो जिम्मेदार है। आप पूरे तमिलनाडु को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकती हो, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी को समझ में नहीं आता है कि देश की जो विचारधारा है वो बीजेपी के खिलाफ जा रही है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को जमकर लपेटे में ले लिया गया है और अखिलेश ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए साफ कहा कि इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार आते देख बीजेपी डर गई है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो लगातार दोस्तों आ रही है आगे, और ऐसे में सरकार की नीतियां जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों बिखर चुकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से फेल है। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सरकार जो है दोस्तों वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में है, लेकिन हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वो तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की दोस्तों अब कोई पहचान नहीं बनी है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है यहाँ पर दोस्तों बनी रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों हमें सपोर्ट कर बताइए कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, ताकि आप सच्ची न्यूज़ों तक पहुँच पाएँ और उन्हें हमेशा समझें दोस्तों, और उन्हें जाने